हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया से गया नहीं कि पूरा वर्ल्ड जॉब क्राइसिस नाम की एक दूसरी बीमारी को झेलने लगा। इस लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह सब कुछ बंद होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बैडली अफेक्ट हुआ है। हालांकि कोविड-19 का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पूरी दुनिया में 75 लाख से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, डेथ्स 4 लाख से ज़्यादा और रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 38 लाख, नियरली 50%। वही अगर इंडिया की बात करें तो रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या एक्टिव पेशेंट्स से ज़्यादा हो चुकी है। एक्टिव पेशेंट्स 1,40,000 के करीब हैं और रिकवर्ड पेशेंट्स करीब 1.5 लाख। खैर, कोरोना वायरस ने तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रूटल इम्पैक्ट डाला है हमारे इकोनॉमी पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, कि उसका रिजल्ट निकला है मैसिव जॉब लॉस के रूप में, जिसकी वजह से कई सारे यूथ, कई सारे जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयज़ परेशान हैं, डरे हुए हैं। आप एक एनालिटिकल डाटा पे नज़र डालो तो CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप के 27 मिलियन लोग अपना जॉब लॉस कर चुके हैं। वही 25 to 29 एज ग्रुप के 14 मिलियन लोग अपना जॉब लॉस कर चुके हैं। वही 30s के ग्रुप के 33 मिलियन मेन एंड वीमेन अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम 86% लोग मेल थे। आपको बता दें कि 2019 में 34 मिलियन लोग वर्किंग थे, मतलब उनके पास कोई ना कोई जॉब थी। वही ये नंबर घट के 20 मिलियन तक पहुंच गया इस साल अप्रैल 2020 में, है ना। तो अब कुल मिला के देखो तो करीब 40 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे पिछले साल, और ये नंबर घट के हो गया 28 करोड़। करीब 12 करोड़ का जॉब लॉस हुआ है इस साल। एक रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का, इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच चुका है 25% के करीब, जो कि होना चाहिए था इस साल 15%। आपको पता होगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बारे में, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 का था। उस टाइम भी लॉसेस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, बट इस साल का जो लॉस है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। आप एक ग्राफ से आप इसको समझ सकते हो। आप ये देखो कि 1939 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 17.2%, ये 1939 तक, और इस साल हुआ 32%। ये पर्टिकुलरली यूएस के लिए है। इंडिया में यहाँ पे ये देख लो 25% तक है। तो यूएस जैसी डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्रीज़ की हालत अगर ये है तो बाकी कंट्रीज़ की क्या होगी, खुद अंदाज़ा लगा लो आप, है ना। सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन से स्टेट हुए हैं इंडिया में, तो साउदर्न स्टेट्स के एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे। IANS, ये एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी है, इसके सर्वे के अकॉर्डिंग 49% फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड 33, 35 एंड 33% फ्रॉम द ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, ये लोग कंसर्न्ड हैं अपनी जॉब को लेकर। कहीं ना कहीं कि इनको लगता है कि अब मेरी जॉब या तो जाने वाली है, या फिर अगर चली गई तो फिर कोई नई जॉब क्रिएट नहीं होगी, है ना। तो इस तरह का डर उनके मन में एप्रीहेंशन बना हुआ है। वही दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मीडिया एंड IT एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा डर में है। हर 5 में से 2 या उससे ज़्यादा मीडिया एंड IT प्रोफेशनल को ये लगता है कि अगले 6 महीने में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ओवरऑल बात करें तो 3 इंडियंस में 1 इंडियन की पर्सनल इनकम कम होते नज़र आ रही है ड्यू टू सैलरी कट, वेयर एज 48% ऑफ द एक्टिव जॉब सीकर्स वो होते हैं जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब तलाश रहे हैं, एंड 43% ऑफ द फुल टाइम प्रोफेशनल्स ये एंटिसिपेट, अनुमान लगा रहे हैं क्या, कि आने वाले दिनों में जॉब क्रिएशंस कम होंगे। हालांकि देखो 25 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था पहला, तो उस टाइम PM मोदी ने ये रिक्वेस्ट करा था एम्प्लॉय से टू नॉट कट द सैलरीज, सैलरी कट ना करें एम्प्लॉयज़ की, मगर इसको अनसुना किया गया और इसका रिजल्ट क्या आया कि 5% से 60% एंड एबव, 60% से ऊपर की भी सैलरी कट के इंसिडेंट्स देखने को मिले टोटल इंडिया में। एंड सरप्राइजिंगली आपको बता दें कि ये सैलरी कट जो किए गए थे वो बिना किसी प्रायर नोटिस के, मतलब कोई भी ईमेल, कोई भी लेटर एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया। उन्हें पता भी नहीं था कि हमारी सैलरी कट होने वाली है या फिर हमारी जॉब अब जाने वाली है। कई सारे कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को इनडेफिनिट लीव पे भेज दे रहे थे
कि अब आप चले जाइए लीव पे, ठीक है, बिना पे का, पे विदाउट लीव, लीव विदाउट पे वो लोग जा रहे थे, भेज दे रहे थे, ठीक है। इसी बीच टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज, इनकी एम्प्लॉयज़ की भी हालत ख़राब हुई। देखो टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, आइडिया एंड वोडाफोन, ये दोनों जायंट कंपनीज, इन दोनों पे ऑलरेडी ड्यूज था कोरोना वायरस से पहले ही, और इस लॉकडाउन में तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। इसी बीच उनके कई सारी टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज का ये कहना था कि अब हमारे पास काम कम है, इसलिए हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, और जो भी एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी अभी हैं उनको हम सैलरी नहीं दे सकते। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कई सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट की गई, कई सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया। तो नो डाउट वो लोग टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है, हाँ अदर कंपनी जैसे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर है, तो इन सारे सेक्टर्स की तरह इनकी भी छुट्टी नहीं थी, डे एंड नाइट ये लोग भी काम कर रहे थे, है ना, ताकि हमारे बीच, हम लोगों के बीच कनेक्शन हमेशा बना रहे। बट फिर भी ऐसी स्थिति हमें इस सेक्टर में भी देखने को मिली, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ये होनी ही थी। लॉकडाउन में तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हुआ है, तो ये होना था। बट प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इसके लिए क्या किया, क्या स्टेप्स लिए इससे निपटने के लिए। तो आइए बताता हूँ आपको कि सरकार ने क्या किया। 2018 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना। इस स्कीम के तहत वो हर एम्प्लॉय, हर वर्कर जो ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन उसमें है, तो उसको अगर वो इनकेस अनएम्प्लॉयड हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो बीमारी से हो या फिर किसी भी रीज़न से, तो उसको फ़ायदा मिलेगा कि क्या, तो उसको 25% ऑफ द एवरेज सैलरी, मतलब जो भी लास्ट 2 ईयर्स में, अपनी जॉब के लास्ट 2 साल में उसकी जितनी एवरेज सैलरी बनेगी उसका 25% उसको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश अप टू 3 मंथ, 3 महीने के लिए। और ये बेनिफिट उसको पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही बार मिल सकता है, ठीक है। अब देखो इसका एक कंडीशन इसमें था क्या कि उन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा जिनको कंपनी ने निकाल दिया है, उनके मिसबिहेवियर की वजह से या फिर किसी गलत काम की वजह से उनको फायर कर दिया है, ठीक है, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो अच्छी बात है, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ये फाइनेंशियल सपोर्ट देना अच्छी बात है, बट इसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। रियलिटी में आप इसको देखोगे तो ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स में क्या कि एक तो यही कि एम्प्लॉयज़ वही होने चाहिए जो जिनका सब्सक्रिप्शन ESIC में है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उनका ESIC में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, इनके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा डाटा देखें तो जुलाई 2018 से करीब 1 मिलियन वर्कर इसके लिए एलिजिबल ही हैं बस, ठीक है, बस 10 लाख लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अनएम्प्लॉयड की संख्या अभी कितनी है, 12 से 15 करोड़ मान लो आप, ठीक है, अभी तक 12 से 15 करोड़ आप मान लो कितने अनएम्प्लॉयड हैं। एलिजिबल कितने हैं, 1 मिलियन, 10 लाख लोग, ठीक है। दूसरा इसका कंडीशन क्या था कि ये उसी फैक्ट्रीज़ या एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जिनमें एम्प्लॉय की संख्या, वर्कर्स की संख्या 10 या उससे ज़्यादा है। अब आपको बता दूं कि मैक्सिमम जॉब लॉसेस जो हुए हैं वो मोर देन 75% जो थे स्मॉल ट्रेडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स, मज़दूर थे, ठीक है, और छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे। अब इनके पास ये 10 वर्कर्स कहाँ से लाए ये, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की संख्या तो वैसे भी 10 से कम होगी, ठीक है। और ये एक डाटा भी है कि 6 इकोनॉमिक सेंसस 2013 एंड 14 के हिसाब से 98% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड लेस देन 10 वर्कर्स। 98% ऑफ द फैक्ट्रीज जो हैं उनमें 10 वर्कर्स से कम है, ठीक है, 10 से कम वर्कर्स हैं। तो 98% ये तो ऐसे ही लोग निकल गए, इस स्कीम से बाहर निकल गए, तो बचे 2-4% जो लोग बचे हैं तो उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये स्कीम अभी तक, ठीक है। तो चलो ये तो इंडिया ने किया, ये सब कुछ क्या किया वो आपने भी देख लिया। बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं वो आप देखो। फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड नीदरलैंड, इन्होंने क्या किया है कि मान लो कि 10 घंटे का काम है किसी का,
इन देशों में 10 घंटे कोई वर्कर काम कर रहा है, 6 घंटे उसने काम किया, बाकी 4 घंटे वो किसी इलनेस की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से वो काम नहीं कर पाया, तो उस 6 घंटे के लिए उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। बाकी 4 घंटे के लिए जिसमें वो काम नहीं कर पाया, उसमें पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तहत उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। चाइना ने क्या किया है कि एम्प्लॉयज़ को ये डायरेक्ट कर दिया है कि आप टर्मिनेट नहीं करोगे किसी भी माइग्रेंट वर्कर को इन केस ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। यूएस और फिलीपींस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लाए जा रहे हैं, ठीक है, और जो पहले से हैं उनको एक्सपेंड किया जा रहा है, उनके फीचर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इटली और जापान में फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, यूके ब्रिटेन में भी ये काम किया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और आयरलैंड, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया जैसे देशों में पेड सिक लीव का प्रोविज़न है, मतलब कि अगर आप बीमार पड़ गए तो उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस वेरियस कंट्रीज़ में हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा है कि यार इंडिया को इसको फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक साइड से अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया को फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि अगर इससे 12 से 15 करोड़ लोग को फ़ायदा पहुंचता है, बेनिफिट अगर उनको पहुंचता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, बुराई क्या है इसमें, है ना। तो कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे सरकार को कि ताकि इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको थोड़ा कम किया जा सके, और जो इतने ज़्यादा जो जॉब क्राइसिस हो रही है, जितने ज़्यादा जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो इसको रोका जा सके कैसे भी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।